गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं। भारत में सिंचाई या इरिगेशन इन इंडिया, सिंचाई क्या होता है सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जिस प्रकार से हम फसलों के अंतर्गत जो पानी देने की जो कार्य करते हैं तो उसे सिंचाई के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे प्रकार से भारत के अंतर्गत अगर हम देखें तो सिंचाई की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से यहाँ पर सिंचाई के लिए अलग अलग प्रकार के बांध बनाए गए हैं और साथ ही अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं वो किस प्रकार से भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंचाई। अब सिंचाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो हमें कृषि कार्य करना है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता रहती है और इस पानी को हम दो तरीकों से प्राप्त करते हैं। अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जो होती है वह दो साधनों से प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक तो नेचुरली और एक रहता है आर्टिफिशियली, जिसे हम कृत्रिम कहते हैं। अब जिस प्रकार से जब बारिश होती है तो उस समय अपने आप प्राकृतिक रूप से सिंचाई हो जाती है और जब बारिश नहीं होती है तो हम कुओं के माध्यम से या नहरों के माध्यम से या तालाबों के माध्यम से सिंचाई का कार्य करते हैं। और ये सिंचाई का जो कार्य है ये अभी से नहीं, प्राचीन समय से चला आ रहा है। चाहे वेदों की बात करें तो वेदों में भी नहरों, तालाबों और बांधों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो नहरें हैं या जो कुएं हैं वो प्राचीन समय से ही प्रचलित थे। बात करते हैं कि सिंचाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हमें सिंचाई की आवश्यकता रहती है। तो कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें सिंचाई करने के लिए प्रेरित करते हैं या सिंचाई की आवश्यकता को बताते हैं। तो उन आवश्यकताओं की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भारत में अब सिंचाई की क्या आवश्यकता रही, क्यों इरिगेशन की जाती है। तो सबसे पहला तो है मानसून जो है वह, या जो मानसूनी वर्षा है उसकी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। भारत में बात करें तो भारत में जो वर्षा है उसकी जो मात्रा है वो हर साल बदलती रहती है। किस वर्ष ज्यादा बारिश होती है तो कहीं बिल्कुल कम बारिश होती है। तो इस ऐसी स्थिति में जब मानसून जो अनिश्चित है तो ऐसी स्थिति में हमें बारिश के भरोसे न रहकर हम वहां पर सिंचाई का कार्य करते हैं। फिर है दूसरा, वर्षा की अनियमितता। अनियमितता यानी इरेगुलरिटी ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल जो है वह इरेगुलर रहता है, का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ पर जो मानसून है या जो बारिश है वह अनियमित रूप से जारी रहती है। अनियमित यानी कभी मानसून जल्दी आ जाता है और तो कभी मानसून काफी लेट आ जाता है। तो अनियमित रूप से जब मानसून आता है इस कारण हमें सिंचाई की आवश्यकता रहती है। फिर है वर्षा का असमान वितरण, इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो पूरे भारत में अगर रेनफॉल का जो एवरेज है वो लगभग 118 सेंटीमीटर है, ये औसत है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जैसे कि वेस्टर्न घाट देखें तो, या फिर हम असम में देखें तो लगभग 250 सेंटीमीटर हो जाती है बारिश। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर 50 सेंटीमीटर ही बारिश हो पाती। तो इस प्रकार से हर जगह पर बारिश जो है वह अनइक्वल है, इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा वर्षा का कुछ महीनों में सीमित होना, लिमिटेड रेनी मंथ्स। अगर हम वर्षा के बारिश के दिनों की बात करें तो लगभग 4 महीनों तक बारिश होती है। उसके बाद पूरा का पूरा जो वर्ष भर के दूसरे जितने भी 8 महीने होते हैं वो लगभग लगभग सूखे रहते हैं, इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता रहती है। फिर है मानसूनी वर्षा का शीघ्र समाप्त होना, अनप्रिडिक्ट नेचर,
यानी कभी कभी समय से पहले ही समाप्त हो जाता है, मानसून कब शुरू होगा कब खत्म होगा ये कुछ पता ही नहीं चलता। फिर है टॉरेंशियल रेन, वर्षा का मूसलाधार होना। अगर बारिश काफी तेज गति से होती है तो वह खेती के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि जो पानी है वह जमीन द्वारा उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, बल्कि वह जमीन के ऊपर बहता हुआ बिना कुछ काम आए हुए समुद्र में चला जाता है। जो कृषक है वो जानते हैं कि अगर झिरमिर झिरमिर सी बारिश हो तो कृषक सोचते हैं कि ये बारिश बहुत बढ़िया है, यानी धीरे धीरे लंबे समय तक बारिश हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर मूसलाधार टॉरेंशियल रेन होगी तो वो वर्षा काम की नहीं होगी। फिर उसके बाद सिंचाई की आवश्यकताओं की कड़ी में कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं उन्हें बहुत जल की आवश्यकता होती है, यानी मच नीड ऑफ वाटर फॉर सर्टेन क्रॉप्स। चावल हो चाहे गन्ना हो, जूट, प्याज, आलू, ये ऐसी फसलें हैं इनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, और ये बिना सिंचाई के संभव नहीं है। जो सर्दियों के समय बोई जाने वाली जो फसलें आती है जिसे रबी की क्रॉप्स कहते हैं, उन्हें हमें सिंचाई की व्यवस्था देनी होती है। नहीं, प्रोडक्शन ऑफ रबी जो क्रॉप्स है उनके लिए हमें सिंचाई करनी पड़ती है क्योंकि उस समय बारिश नहीं होती। इसके अलावा जो प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स है, तो व्यापारिक फसलें है, व्यापारिक फसलों के लिए हमें समय समय पर उसको पानी देना पड़ता है। इसके अलावा नए व उत्तम किस्म के बीजों बीज, यूज ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स की बात करें तो ऐसे बीजों की जो है हमें आवश्यकता रहती है, और बिना सिंचाई के इन बीजों का हम उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा पेस्टोरल डेवलपमेंट, यानी जो चरागाह है, बिना खेती के बिना सिंचाई के इस प्रकार के चरागाहों का विकास नहीं किया जा सकता है। और जिस प्रकार से हमारी जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ बढ़ रही है, इंक्रीजिंग, और जो डिमांड है फूड ग्रेन्स की वो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो फूड ग्रेन्स कब होंगे? जब हमारे पास इरिगेशन के सोर्सेज होंगे। तो इरिगेशन नहीं होगा तो हम खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, फूड ग्रेन हम डिमांड की जो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ सॉइल, तो कुछ ऐसे सॉइल्स है भारत के अंदर जैसे कि जो डेल्टाई जो रीजन में पाई जाने वाली जो एलुवियल सॉइल्स है, जिसे कांप मिट्टी भी कहा जाता है या जलोढ़ मृदा कहा जाता है, तो अगर उसके अंदर पानी की मात्रा नहीं दी जाए तो वह हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो ये कुछ फसलें भी ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नीडफुल रहती है, इनके लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा टू चेक ड्राउट कंडीशंस, यानी सूखा रोकने के लिए हमें पानी की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा बिना सिंचाई के किसी प्रकार की इम्पॉसिबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहता है। यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें या सदर्न हरियाणा की बात करें, तो वहां पर अगर हम सिंचाई की व्यवस्था न करें तो वहां पर किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ मेन मेन रीजन है जो तय करते हैं कि सिंचाई हो। अगर सिंचाई नहीं होगी तो वहां पर किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही हम फ्रीडम को प्राप्त कर चुके थे तो हम खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर नहीं थे। तो सबसे पहले आवश्यकता जो ग्रीन एवोल्यूशन रहा, और उससे पहले भी जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम किस प्रकार से फ्रूट ग्रेन्स जो है उसके लिए किसी दूसरे राष्ट्र पर डिपेंडेंट नहीं रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जब स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई थी उससे पहले, या 5 ईयर जो एक्शन प्लान जो नहीं चले थे, उससे पहले हमारा जो फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई थी वो या फिर तो ऑस्ट्रेलिया से होती थी या मैक्सिको से होती थी। तो हम अदर कंट्री से इंपोर्ट करते थे अनाज को। तो ये इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की आवश्यकता थी, और इसके लिए हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जो फर्स्ट एंड जो सेकंड जो 5 ईयर जो प्लान है उसमें हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, और हम धीरे धीरे सिंचाई की सुविधाओं का विकास करने लगे। इसी कड़ी में जो फर्स्ट जो 5 ईयर जो प्लान था उसमें एग्रीकल्चर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमने एक भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अलावा हीराकुंड बांध व अनेक सिंचाई परियोजनाएं हमने यहाँ पर स्टार्ट की। तो ये कुछ इरिगेशन या मल्टीपर्पज
इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, इरिगेशन कम इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है, तो इनको हमने डेवलप किया। और यही कारण रहा कि जो गवर्नमेंट था और उसने 1947 तक से लगाकर अब तक टोटल जो इरिगेटेड लैंड है उसमें 5, हमने कह सकते हैं 5 गुना इसके अंतर्गत वृद्धि की है। और 2015 के आंकड़ों के अनुसार अभी जो नेट जो हमारा जहां पर एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड लैंड है उसका मात्र 46% ही सिंचित है। अभी भी 54% जो एरिया है वह वर्षा जल पर डिपेंडेंट है, यानी वहां पर जो वर्षा पर आधारित जो कृषि की जाती है, यानी खरीफ की जो फसल है वो बोई जाती है। तो अभी भी हमें काफी ज्यादा आवश्यकता है कि हम इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है उसको आगे आगे बढ़ाए। अब भारत के अंदर अगर बात करें कि क्या सिंचाई का विस्तार किया जा सकता है, तो अगर हम डेवलपमेंट करेंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन की बात करें, तो भारत के पास बहुत सारे धरातलीय जन संसाधन है, यानी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। सरफेस वाटर के रिसोर्सेज की बात करें तो काफी बड़े बड़े यहाँ पर साल भर बहने वाली नदियां हैं। इसके अलावा भूगर्भिक जो जल संसाधन है, यानी अंडरग्राउंड जो वाटर रिसोर्सेज है वह काफी अधिक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर हम बात करते हैं कि ये जो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है उसमें किस प्रकार से, तो भारत में सिंचाई के लिए हम कुएं का प्रयोग करते हैं, तालाब, नहर और ट्यूबवेल्स, नलकूप का अर्थ होता है ट्यूबवेल का हम प्रयोग सिंचाई के अंतर्गत करते हैं। तो जल संसाधन तो हमारे पास है, लेकिन जो हमारी जो कल्टीवेटेड लैंड है जिस पर हम खेती करते हैं उसमें अगर हम इस प्रकार से सिंचाई सुविधाओं का विकास करें तो लगभग 80% जो है वहां पर हम इरिगेशन वर्क कर सकते हैं। 20% जो हो सकता है हमारी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से भारत में जो सिंचित क्षेत्रफल है यानी कल्टीवेटेड लैंड वाला जो स्टेट है वो यूपी है, और उसके बाद इरिगेटेड जो लैंड है या इरिगेटेड जो एरिया है उसमें राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। टोटल जो एरिया है भारत का उसके परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो इरिगेटेड लैंड है वो पंजाब में है। पंजाब का लगभग 97 जो परसेंट जो एरिया है वह इरिगेटेड है, यानी वहां पर खेती की जाती है, यानी पूरी की पूरी वहां की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के रूप में देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला जो राज्य है यानी नॉन इरिगेटेड जो लैंड है वो महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। दूसरे स्थान पर है आपका राजस्थान, यानी राजस्थान में काफी वेस्टलैंड आपको देखने को मिल सकता है, यानी बंजर भूमि देखने को मिलती है। ज्यादातर जो एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर नहीं की जाती। उसके पीछे कारण है कि वो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो आपके रेन शेडो जोन के अंतर्गत आता है। रेन शेडो जोन क्या होता है आपको पता होगा, यानी मानसून जब आता है तो उसकी जो अरेबियन जो ब्रांच है, जो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न जो स्लोप है वहां पर टकराकर भारी बारिश करेगी, इसको हम पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो मानसून आएगा वो यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश करेगा। ये जो एरिया है ये रेन शेडो जोन कहलाता है अगर वेस्टर्न घाट के संदर्भ में देखें। तो ऐसा ही जो क्षेत्र है यानी जो वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न जो पोर्शन है वहां पर रेनफॉल नहीं रिसीव करता है। यही कारण होता है कि वेस्टर्न घाट के ये जो ईस्टर्न जो हिस्से है ये काफी सूखे रह जाते हैं, तो इसे रेन शेडो जोन कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र और तेलंगाना जो है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। महाराष्ट्र के विदर्भ की बात करें तो वहां पर कुएं और नलकूप भी नहीं लगाए जा सकते। अगर डिपेंडेंसी है वो आपके रेन वाटर पर है, क्योंकि कुआं यानी वहां पर आप वेल बनाना चाहे या ट्यूबवेल बनाना चाहे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो पठार है तो पथरीली भूमि होने के कारण यहाँ पर ऐसी संभावना, यही कारण है कि यहाँ पर बारिश भी नहीं होती और यहाँ पर तालाब भी नहीं होते। तो काफी बड़ा एरिया यहाँ पर नॉन एरिकेटेड एरिया के अंतर्गत आता है, एक तो राजस्थान के अंदर और एक महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं सिंचाई के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो सिंचाई की सोर्सेज की बात करें तो कुल सिंचित यानी टोटल जो इरिगेटेड लैंड है उसके आधे से अधिक भाग पर सिंचाई के छोटे छोटे साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके वेल है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, विभिन्न प्रकार के जो जलाशय है, जो रिजर्व्स है
उनका प्रयोग किया जाता है, और बाकी का जो हिस्सा है उसमें नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। सिंचाई में जितने भी जो साधन यूज किए जाते हैं, तो उनका जो परसेंटेज है वो कुछ इस प्रकार से, यानी भारत के अंतर्गत जितने भी जो वेल्स और ट्यूबवेल्स से ज्यादा जो इरिगेटेड लैंड है वह है 61.58, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 62% जो एरिया है वहां पर हम कुएं और नलकूप से, यानी या फिर तो वेल से या ट्यूबवेल से हम वहां पर इरिगेशन करते हैं। कैनाल्स के द्वारा 24 यानी 25 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, पॉन्ड्स द्वारा 2.97, और अन्य जो है इसके अंतर्गत अन्य का सिस्टम हो गया कि यहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते हैं, या स्प्रिंकल सिस्टम हो सकता है, या रेन गन जो सिस्टम है उससे यहाँ पर इरिगेशन किया जाता है। ये जो टोटल एरिया है, तो टोटल जो एरिया है ट्यूबवेल्स एंड वेल्स जो है उसका परसेंटेज काफी अधिक है, कैनाल्स जो है उसका 24% है, और टैंक जो है उसका 3% है, अदर सोर्सेज है। तो ये पूरा पूरा जो क्लासिफिकेशन इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले कुएं या नलकूप की बात करते हैं, तो टोटल एरिया का लगभग 62% जो एरिया है उस पर हम कुआं और नलकूपों से सिंचाई करते हैं, और भारत में सिंचाई की ये प्रमुख साधन माना जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और यूपी में मुख्य रूप से हम कुएं और नलकूप का यूज करते हैं। कुएं और नलकूप का यूज वहीं पर किया जा सकता है जहां पर भूमि ज्यादा कठोर नहीं है, यानी पथरीली भूमि वहां पर नहीं पाई जाती है। इसके अलावा सर्वाधिक जो ट्यूबवेल्स की बात करें तो ट्यूबवेल्स यूपी के अंदर देखने को मिलते हैं। सरयू नदी जो है उसके मैदान जो है, यानी जो ग्रेट प्लेन्स जो है वहां पर इस प्रकार के ट्यूबवेल्स का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो काफी निर्धन किसान हैं, तो अगर नलकूप का हम बेनिफिट्स की बात करें तो काफी निर्धन किसान हैं उनके लिए सिंचाई अधिक सुगम है और सस्ता साधन है। कुएं या नलकूपों से अगर हम सिंचाई करते हैं तो मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं बनता है, और आवश्यकता अनुसार जल के उपयोग करने के कारण नहरों की अपेक्षा इसमें जल की बर्बादी कम होती है। अब प्रश्न होता है कि भाई नलकूपों से अगर हम सिंचाई करते हैं तो भूमि लवणीय नहीं होगी। अब लवणीय कैसे होती है, तो उसका एक प्रोसेस है। अगर कहीं पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, काफी लंबे समय तक अगर पानी भरा रहता है तो पानी जमीन के नीचे जाकर उसके जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ऊपर लेके आ जाता है। जैसे कि ये एरिया है और यहाँ पर पानी भरा गया, तो पानी पहले तो इसमें इसकी लीचिंग प्रोसेस होगी, पानी नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, पर नीचे जाने के बाद नीचे के जो सॉल्ट्स है उन सॉल्ट्स को वो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करेगा, ऊपर लेके आ जाएगा। तो ऊपर लेके आएगा तो उस पानी की जो सतह है उसके अंतर्गत मिनरल्स प्लस वाटर यहाँ पर है, तो वाटर वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट्स है जो सॉलिड्स है वो यहाँ पर डिपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो लैंड है वो पूरी पूरी व्हाइटिश हो जाएगी, और उसे लवणीयता की समस्या कहा जाता है। तो ये वहां पर देखा जा सकता है। कैनाल इरिगेशन की बात करें तो सिंचाई का जो सेकंड जो सोर्स है वो कैनाल है। 24.54% जो एरिया है वहां पर इससे इरिगेशन किया जाता है। नहरों द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो नॉर्थ इंडिया में होती है, लेकिन जो साउथ इंडिया है वहां पर नहरें खोदना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पर कह सकते हैं कि इसका विकास नहीं हुआ है। तो नहर प्रक्रिया काफी जटिल है, तो इसका विकास सीमित क्षेत्रों में, यानी कुछ क्षेत्रों में जो नदी के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर साउथ इंडिया के अंतर्गत इसका डेवलपमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत में अगर देखें तो वहां की जो जलोढ़ एलुवियल सॉइल्स होती हैं तो काफी सॉफ्ट होती हैं, और सॉफ्ट होने के कारण यहाँ पर कैनाल्स का जो है यूज ज्यादा किया जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो अब नहरों की बात करें तो नहरें जो होती हैं वो कुछ नित्यवाही होती हैं, यानी पेरेनियल कैनाल्स होती है, और कुछ जो नहरें होती है वह अनित्यवाही होती है, यानी इनुंडेशन कैनाल्स कह सकते हैं। तो इनुंडेशन का अर्थ होता है कि ऐसी नहर है जो केवल बारिश के समय पर चलती है, और बाढ़ का जो एक्स्ट्रा पानी होता है, यानी जो फ्लड रीजन्स होते हैं वहां पर इस प्रकार की नहरें बनाई जाती है, यानी एक्स्ट्रा पानी होता है वो नहरों के माध्यम से सही जगह पर पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे जो नहरें होती हैं वो अक्टूबर से लगाकर अप्रैल तक खाली ही रहते हैं। कुछ जो नहरें होती हैं वो नित्यवाहिनी होती हैं, जैसे कि अगर हम इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट की बात करें तो
केरला, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड में इसमें इस प्रकार की परमानेंट नहरें चलती रहती है, यानी जो साल भर चलती रहे। जो नदियां साल भर चलती है उन पर बनाई जाती है इस प्रकार की नहरें। तो नहरों पर डिपेंड करता है कि नहरें किस प्रकार की हैं। तो अगर नहरों की बात करें तो यहाँ पर जो सिंचित क्षेत्र हैं सर्वाधिक आपके यूपी में है। इसके अलावा एमपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी इससे सिंचाई की जाती है। अब इसके लाभ क्या हैं? तो लाभ की बात करें तो नहरों द्वारा साल भर सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल रहता है। नहरें जो होती हैं वह नहरों के साथ पर्वतों से जो इरोजन के बाद जो मिट्टी बहकर आती है और उसके अंदर का कई प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो आसानी से खेतों में पहुंच जाते हैं। और नहरों द्वारा जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, पानी या नदियां नहीं है, उन क्षेत्रों में भी भरपूर पानी पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि राजस्थान का जो गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर के, बाड़मेर के जिले हैं, वहां पर बारिश नहीं होती है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से हमने वहां पर पानी पहुंचा दिया। इसके अलावा जो नहरें होती हैं तो उसके बीच में हम सिंचाई के साथ साथ उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद नहर को एक बार बनाना है, उसके बाद किसी प्रकार को उसको केवल देख रेख करनी है। ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण नहर बनाई जाती है। इसके अलावा नहरों के माध्यम से हम बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं। बाढ़ का पानी इधर उधर नहीं फैलेगा तो वाटर लॉगिंग नहीं होगा, बीमारियां नहीं होगी। नहरों के माध्यम से हम वाटरवेज को भी डेवलप कर सकते हैं, यानी वहां पर आने जाने के लिए जल यातायात की सुविधा भी हो सकती है। न केवल सिंचाई के लिए बल्कि हमारे घर के लिए भी जल की व्यवस्था होती है। इसके अलावा नहरों के माध्यम से हम फिशिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। कुछ आर्टिफिशियल लेक बना सकते हैं जो घूमने फिरने के लिए हमारे लिए बढ़िया रहे। इससे हम प्लांटेशन कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं, चारे की व्यवस्था, अकाल नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा और आसपास के जितने भी जो क्षेत्र होंगे वहां पर के लोगों को पानी मिलेगा और काफी ज्यादा हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए नहरें लाभदायक रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी लाभ ही लाभ है, कुछ फायदा होती है। तो नहरों का पानी जब रिस्क कर नीचे चलता है तो वाटर लॉगिंग की समस्या वहां पर देखने को मिलती है, अभी मैंने डिस्कस किया था। यही कारण है कि नहर के आसपास के क्षेत्र में पानी हमेशा भरा रहता है और वो पानी कभी सूखता ही नहीं है, तो उससे वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है और इस पानी में दलदल की स्थिति बन जाती है, मलेरिया और मच्छर वहां पर पनपते लगते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या देखा जा सकता है। इसके अलावा नहरों द्वारा जब हम बहुत ज्यादा पानी का यूज करते हैं खेतों में तो वहां पर लवणीयता यानी आपके भूमि है उसके अंतर्गत क्षारीयता की समस्या बढ़ती रहती है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी के अंतर्गत इस प्रकार की समस्या देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र की एक नदी है नीरा, उसकी जो वैली है वहां की वैली में नमक की सतह जम गई है और वहां पर हजारों हेक्टेयर जो भूमि है वो नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा नहरों द्वारा हम जब इरिगेशन करते हैं तो केवल और केवल जो प्लेन समतल जो क्षेत्र है वहीं पर इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। असमतल क्षेत्र है तो वहां पर नहर की न तो खुदाई की जा सकती है और न ही वहां पर ढाल बनाया जा सकता है कि वहां पर नहर आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा जब नहर का पानी जो बहता है तो कई ऐसे बीज वगैरह होते हैं, खरपतवार जो होते हैं वह खेतों में नहर के पानी के पास साथ पहुंच जाता है और वहां पर उगकर कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा भी नहरों की बात करें तो नहरों के अंदर कई प्रकार के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार काट करके नहरों के अंदर शरीर को डाल दिया जाता है, गाय वगैरह या जो जानवर है वो गिरते हैं तो पानी काफी दूषित हो जाता है, क्योंकि नहरें जो होती हैं ऊपर से फुली खुली होती हैं तो इस कारण समस्या आता है। कई बार होता है कि नहरों के बीच में सेडिमेंट्स की डिपॉजिट हो जाते हैं तो उससे नहर का पानी जो है रुक जाता है। या फिर अभी वर्तमान में अगर आपने न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे तो कई दिनों से जो इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो काफी दिनों से बंद है, उसमें रख रखाव का कार्य चल रहा है। तो बीकानेर और जो हनुमानगढ़ के जो क्षेत्र हैं वहां पर अभी वाटर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू हो रखा है। ये इशू हो रहा है कि वहां के जो लोग होते हैं वो कुई या जो छोटे छोटे कुएं जो बनाते हैं या टांके बनाते हैं उनके वो ताले लगा रहे हैं ताकि वहां का पानी का कोई यूज नहीं करे, तो पेयजल का एक संकट भी वहां पर उत्पन्न होता है। तो नहरों की कई समस्या भी है देश में। अगर टोटल जो इरिगेटेड लैंड है उसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे कुओं और नलकूपों का है। नहरों द्वारा लगभग 32% और तालाबों द्वारा लगभग 6% एरिया जो है वहां पर इरिगेशन किया जाता है। 5% जो एरिया है वो अन्य किया जाता है। नहरों द्वारा
सबसे ज्यादा सिंचाई यूपी के अंतर्गत, उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा से भी कई प्रकार की कैनाल्स निकाली गई हैं। यही कारण है कि जो आंध्र प्रदेश है वहां पर जो कैनाल से जो इरिगेशन किया जाता है वो 3rd पोजीशन पर वहां पर उसका स्थान आता है। तो कुछ कारण है कि वेस्ट जो दक्षिणी भारत में है, दक्षिणी भारत में ज्यादातर जो खेती की जाती है वो पॉन्ड से की जाती है। तो पॉन्ड से की जाती है, उसके पीछे क्या रीजन है कि भारत का ये जो रीजन है काफी प्लेट्यू रीजन है, काफी हार्ड है, तो पथरीली होने के कारण नहरें तो पॉसिबल है ही नहीं, कुआं भी नहीं खोदा जा सकता है, इसलिए वहां पर नहरें ही थोड़ी थोड़ी है। तो नहरों के अलावा वहां पर तालाब बनाए जाते हैं, तो तालाब के माध्यम से वहां पर सिंचाई की जाती है। तो ये कुछ कारण है कि वहां पर तालाब से खेती की जाती है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो भीलवाड़ा रीजन है तो वहां पर भी यही हाल है। तो वहां पर भी नहरें या ट्यूबवेल कुएं नहीं खोदे जा सकते, इसलिए वहां पर तालाबों से खेती की जाती है। इसके अलावा बात करते हैं, ये कुछ फैक्ट है। और भारत में अगर बात करें तो यहाँ की जितनी भी जो नदियां हैं, नदियों से नहरों को अगर निकाल भी दिया जाए तो नहरों से विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो दक्षिणी जो भारत है वहाँ की अधिकांश जो नदियां हैं मौसमी है, तो साल भर नहीं चलती, केवल और केवल सीजन्स में चलती है। तो मानसूनी काल में तो उसमें काफी बारिश रहती है, पानी रहता है, लेकिन जैसे ही मानसूनी सीजन खत्म होती है तो पानी खत्म होने लगता है। फिर उसके बाद जो साउथ जो इंडिया है वहां पर काफी धरातल उबड़ खाबड़ है, इसलिए वहां पर थालानुमा यानी ऊपर नीचे इस प्रकार की शिलाकृतियां पाई जाती है और उसके अंदर पानी भर जाता है। चट्टानी क्षेत्र है तो यहाँ जल का रिसाव नहीं हो पाता है, इसके कारण तालाबों में देर तक पानी भरा रहता है। यही कारण है कि वहां पर तालाबों को काफी प्रिफर किया जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक जो सिंचाई जो है तालाबों द्वारा वो आंध्र प्रदेश में की जाती है, उसके बाद तमिलनाडु के अंतर्गत तालाबों से सिंचाई की जाती है। नलकूपों की बात करें तो ये यूपी सबसे पहले स्थान पर है और पंजाब और बिहार जो है वह 2nd और 3rd पोजीशन पे। फिर हम बात करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, यानी जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो कई प्रकार की योजनाओं को एस्टेब्लिश करता है। यानी जब 5 इयर्स प्लान चलाए गए, यानी देश जब आजाद हुआ तो उसके बाद कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। प्रगति में सिंचाई को मौलिक महत्व समझकर योजना आयोग ने कई प्रकार के 5 ईयर प्लान चलाए गए और उसके अंतर्गत 3 बड़ी बड़ी यानी लार्ज प्रोजेक्ट्स, फिर मीडियम प्रोजेक्ट और कुछ होते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट, ये 3 प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए गए। काफी बड़ी सिंचाई योजनाएं, मध्यम सिंचाई योजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मेजर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका एरिया कि कितने हेक्टेयर भूमि को क्षेत्र को वो सिंचित करेगा। जैसे कि भाखड़ा नांगल है, बगली हार, टिहरी जो बांध है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। इनमें बड़ी नहरें निकाली जाती हैं और इसी परियोजना के अंदर इस नहरों को शामिल किया जाता है। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर है, शारदा नहर है, ये काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट माने जाते हैं। जो मीडियम होते हैं उसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि होती है उसको शामिल किया जाता है, यानी कितना एरिया कवर किया जाता है। तो छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं और इसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। और तीसरा है 2000 हेक्टेयर से कम की जो भूमि होती है तो उसको हम छोटी, तो यहाँ पर छोटे छोटे तालाब, नलकूप, कुआं, ड्रिप आदि सिंचाई को शामिल किया जाता है। और सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्र पर लघु सिंचाई योजना यानी तालाब, कुआं, नलकूप के माध्यम से ही की जाती है। तो हम इस प्रकार से कहते हैं 10,000 हेक्टेयर से अधिक है तो लार्ज प्रोजेक्ट है, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच का अगर एरिया कवर करता है तो उसे हम मीडियम प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं, और बिलो 2000 हेक्टेयर है तो हम उसे स्मॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो जितने भी जो 5 इयर्स प्लान है उस 5 इयर्स प्लान में अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए गए। हमारे यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट हमें पढ़ने हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, तो जिसके पर्पज बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि इरिगेशन भी है, हमें फ्लड को कंट्रोल करना है, हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, हमें कैनाल पर ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज करना है, हमें टूरिज्म को भी डेवलप करना है, या जो वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन के जो क्षेत्र है। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा उद्देश्यों के साथ अगर किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाता है या डैम को बनाया जाता है तो वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाता है। यही कारण है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू ने इन योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे इसी प्रोजेक्ट में। सबसे पहले एक DVC
जिसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो सबसे पहला मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट है, नदी घाटी परियोजना है। और इसको लाने के पीछे जो कारण था वो बंगाल का जो सौरो कहा जाता है दामोदर, तो दामोदर जो नदी है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत फैली हुई है। और इसी नदी के ऊपर अमेरिका में एक टेनेसी घाटी परियोजना जो 1933 में जो विश्व की फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट था, उसके अनुसार जो फर्स्ट हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसमें 1948 में इसको डेवलप किया गया। और जो दामोदर नदी है उसमें आने वाली जो फ्लड है उस वाटर को रोक कर उसके ज्यादा से ज्यादा अलग मल्टीपर्पज यूज करने थे। तो डीवीसी या दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है वह दामोदर घाटी निगम के द्वारा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा इसका पूरा का पूरा यूज किया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो कोलकाता के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। और इस योजना के अंतर्गत बराकार नदी, देखिएगा ये है बराकार नदी, ये है बराकार नदी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक बांध है, थलैया बांध है, यहाँ पर मैथन बांध है, ठीक है। किनारे झारखंड राज्य के हजारीबाग बाग जो बांध है वहां पर हजारीबाग में ये धनबाद जो है यहाँ पर एक बांध बनाया गया है तिलैया। और ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बांध है। उसके बाद देखिएगा ये मैथन बांध है, फिर ये दोनों यहाँ पर मिल गई, फिर इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा दामोदर नदी आ रही। अब यहाँ पर कोनार बांध है और ये आगे दामोदर, तो यहाँ पर एक बांध और बनाया गया। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया गया। इसके अंतर्गत आपके द्वारकेश्वर, ये जितनी भी जो नदियां हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बांध है, यानी उसके बाद पंचेत पहाड़ी बांध है, इसके अलावा कोनार बांध है, तिलैया बांध है, मैथान बांध है। तो अलग अलग बांधों को बनाकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किए गए। तो ये नदी है जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से ये फ्लो करती है। और हुगली नदी जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गंगा जो लास्ट में वेस्ट बंगाल में जाने पर दो शाखाओं में डेवलप हो जाती है। तो हुगली नदी है जो गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत गंगा नदी से अलग होकर साउथ की ओर मुड़ जाती है। और इसी पर ये कह सकते हैं कि दामोदर नदी जो है वो उसके अंदर ऐड होती है। तो दामोदर नदी दो राज्यों में बहती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। जब मानसूनी सीजन होता है तो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर काफी बारिश होती है और दामोदर नदी के द्वारा वेस्ट बंगाल में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यही कारण है कि इसको सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। और इसी समस्या का समाधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना 1933 के बिहाफ पे यहाँ पर एक डीवीसी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई 1948 में। और इसके लिए 8 बांध बनाए गए, कोनार, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल, ये बांध जो है ये प्रमुख है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोजेक्ट है ये चला गया और इसको बनाकर यहाँ पर बांध को बनाकर यहाँ पर बाढ़ को भी कंट्रोल किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को भी डेवलप किया गया। इसके अलावा यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्टेशन, हर प्रकार की यहाँ की जो सुविधाएं हैं उसको यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की। तो ये पूरा था आपका डीवीसी या दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट है वह है आपके भाखड़ा नागल। अब भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो किस प्रकार से बनी गई है, तो यहाँ पर देखिएगा सतलज जो नदी है वो यहाँ से फ्लो हो रही है। और सतलज जो नदी है उसके ऊपर यहाँ पर गोविंद सागर बांध है, गोविंद सागर बांध है। तो यहाँ पर जो बांध बनाया गया है एक तो है भाखड़ा बांध, और भाखड़ा से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर है नांगल बांध। ये दो बांध है और दो बांध बनाकर यहाँ पर इस पानी को आगे, यानी सतलज नदी को आगे जाने से पहले यहाँ पर दो जगह पर बांध बनाकर रोक दिया और यहाँ से अलग अलग प्रकार की कैनाल निकाल के इसको काफी डेवलप किया। तो भाखड़ा नागल जो बांध है वह मुख्य रूप से अगर बात करें कि भाई किस राज्य के अंतर्गत है, तो ये जो बांध भाखड़ा नागल की जो बांध परियोजना है ये मुख्य रूप से आपके पंजाब और हरियाणा वाला जो रीजन है वहां पर ये स्थापित की गई है। और इस में आप देखिएगा कि जो सतलज जो नदी है उस नदी के पानी को रोककर दो बांध बनाए गए हैं। एक तो है भाखड़ा बांध, जो भाखड़ा बांध है वह हिमाचल में है और नांगल जो बांध है वह पंजाब में है, और दोनों को मिलाकर हम भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट या बांध कहते हैं। भाखड़ा नांगल के पीछे
एक काफी बड़ा एक जलाशय है जिसे गोविंद सागर झील कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी 226 मीटर ये ऊंचा बांध है। इस योजना के अंतर्गत 3 राज्यों पंजाब, हिमाचल और राजस्थान, इन तीनों ने मिलकर इस प्रकार की प्रोजेक्ट को डेवलप किया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जो केंद्र शासित जो प्रदेश है वह दिल्ली, वह इस योजना का लाभ उठा रहा है। भाखड़ा नागल परियोजना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इससे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, जो 261 मीटर ऊंचा है। इसी टिहरी बांध से के आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए आपके सुंदरलाल जी जो बहुगुणा है, वो जिनका हाल ही में देहांत हुआ, वो इसी टिहरी बांध से जुड़े हुए। गोविंद सागर जो झील है उसकी गिनती मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के बाद दूसरे सबसे बड़े वाटर जो कलेक्टर जो क्षेत्र है, यानी सबसे बड़े वाटर संग्रहण क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता है। यानी सेकंड लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज जो एरिया है वह ये गोविंद सागर बांध जाना जाता है। तो ये कुछ विशेषता है भाखड़ा नागल बांध की, और इस बांध को बनाकर हमने हमारी जितने भी जो वाटर की या पानी की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास